अब चलिए पैनल पर आते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जरिए इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। कौशल पांडे आपको दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी। और राहुल लाल जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत राहुल जी आपसे करने जा रहा हूं। ये जबरन, ये जबरदस्ती क्यों? जब सरकार ने कह दिया 2 लाख से ज्यादा आंकड़े हैं राहुल लाली कि 2 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं और वहां पर बहुत सारे प्रेमाइसेस हैं जहां पर आप नमाज अदा कर सकते हैं, सड़कों पर ही क्यों करना है? अब कल राजा बाजार में सड़क पर नमाज हुई, आसनसोल में पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने कहा भाई थोड़ा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उपद्रवी थाने में घुस गए, वहां मारपीट करने लगे। ये कितने दिन चल पाएगा और कैसे चलेगा? यूपी वाला मॉडल लग रहा पश्चिम बंगाल को भी चाहिए। अमित जी देखिए, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल में जंगल राज की स्थिति कैसी है, डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी। आप हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के चुनाव और सेकंड चरण के चुनाव भी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लेकिन 4 तारीख से हम लोगों ने देखा कि वहां पे 4 से लेकर 7 तक बिल्कुल हिंसक झड़पें चलती रही। वहां पे खुलेआम जो है कि हिंसात्मक गतिविधियों को देखा, जबकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुलेआम कहा था कि हमारे अर्धसैनिक बल वहां पे 2 महीने तक और रहेंगे। तो उसमें पोस्ट पोल हिंसा नहीं रुक पाई। अब सोच के देखिए कि वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर सरकार कोई निर्देश देती है, अराजक तत्वों का समूह जो है वो थाने पहुंच जाता है, वहां थाने में आग लगा देता है। तो ये तो हमें लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो सीओ का काम कर रहे थे, उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। कम से कम सरकार के लोगों को अमित जी ये तो सोचना चाहिए था कि वही सीओ थे उस समय, और उसके बावजूद भी जो है कि तमाम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। पोस्ट पोल हिंसा, चुनाव आचार संहिता रहते हुए वो लोग हिंसा नहीं रोक पाए, वहां पे अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति वो नहीं रोक पाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन नकारे लोगों को चुना था, अब शुभेंदु अधिकारी उन्हीं नकारे लोगों को अपने सिर पे जो है कि मुकुटमणि बना के जो है कि उनको घूम रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि अधिकारियों का चयन ही गड़बड़ है वहां पे। ये देखिए 2 मोर्चे हैं पश्चिम बंगाल के। एक तो पश्चिम बंगाल का मोर्चा नंबर 1 कि आपके जो कट्टरपंथी जो कि बांग्लादेश में है उनसे निपटने की रणनीति, जिसमें केंद्र सरकार को भी सामने में आना है। वहां पे भी मैं लगातार देख पा रहा हूं अमित जी कि जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी घुसे हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ये सरकार करने में पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। वहां पे हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं 2024 से ही, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं दिख रही है। और अब यहाँ पे जबकि ममता बनर्जी का शासन समाप्त हो चुका है और उसके बावजूद भी अपने ही किए गए लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको अपने अधिकारियों के चयन और अपने किस प्रकार से कानूनों का क्रियान्वयन होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि जब इस प्रकार की, जब आपने 11 मई को ये निर्णय लिया, आपको जनता तक जब उस प्रकार के निर्णय को आप पहुंचाते हैं, अलग अलग स्तरों पर, जिला स्तर पे, लोकल स्तर पे पीस कमेटी का निर्माण होता है, उसमें सभी धर्मों के लोग मिलते हैं वहां पे, उनको प्रशासन के लोग समझाते बुझाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को होते हुए देखा है अमित जी कि वो तमाम लोगों के जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनको वहां पे समझाने बुझाने के प्रयास होते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं हुए? जो कट्टरपंथी है, जो असामाजिक तत्व है, उनसे निपटने में जो कठोरता की स्थिति होनी चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रही है। ये मैं मानता हूं कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। वो फेल्योर आज से दिखाई नहीं दे रहा है, 4 मई वाले दिन से ही वो दिखाई दे रहा है। आज हम लोग 16 मई पे पहुंच चुके हैं। ये 12 दिन पश्चिम बंगाल में अराजकता के दिन बने हुए हैं। तो इसलिए मैं राज्य सरकार की विफलता मानता हूं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, और केंद्र सरकार की विफलता मानता हूं कि जो बाहर से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश से, वहां पर भी कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है हम लोगों को। तो ऐसे स्थिति में स्थितियां बिगड़ रही है। अभी भी मैं आह्वान करूंगा कि भाई हर जगह पे लॉ एंड ऑर्डर लागू होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो अमित जी। मुझे अमित जी अमित जी आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अमित जी अब। आपको आवाज आ रही है अब? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कौशल जी कि अभी तक जो आनंद ले रहे थे टीएमसी के कार्यकाल में, जिनके पीठ की चर्बी बढ़ गई है, क्या समझावन राम बुझावन राम को निकाल कर हिसाब किताब अब करने का समय आ गया यूपी की तरह कि 3 महीना हिसाब कर दीजिए, 3 साल शांति रहेगी? देखिए ऐसा है कि कल का जो घटना घटा है
आप बताइए राहुल लाल जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि इनको राजनीतिक विशेषज्ञ के न बैठा करके वो विरोधी पक्ष के नेता के दौर पे बैठाई तो बहुत अच्छा रहेगा। कौशल जी आप सत्ता में है, डबल इंजन के सत्ता में है। राहुल जी, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आपने उस दिन उस टाइम कहा था जिस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मिलावटी बरसाया जा रहा था। आप उस वक्त कहा था जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाता था उस पर भूतल बरसाए जाते थे, डंडे बरसाए जाते थे। अब कहा था जब हनुमान जयंती की रैलियों को निकालने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता। आज अगर रास्ते पर नमाज को बंद कराया जाता तो तकलीफ आपको हो रही है। देखिए ये बुलडोजर जो कहा जा रहा है कि बुलडोजर लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर बंगाल की जनता बंगाल को सुरक्षित करने के लिए, बंगाल की जनता बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इनसे निजात पाने के लिए हमें लाई है। तो रास्ता पर आप भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, रास्ता पर हम भी पूजा नहीं करेंगे, हम मंदिर में पूजा करेंगे, आप भी पूजा, आप भी अपना नमाज मस्जिद में जाकर के कीजिए। रास्ते पर कैसा नमाज होता है, किस तरह का नमाज होता है? मस्जिदें खाली रहती है और नमाज रास्ते पर होती है। हम भी तो मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हम किसी धर्म और जाति का बात नहीं करते, लेकिन जो नियम है ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, उसको मानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो देखा किस तरह का स्लोगन क्या है, आपके अल्लाह अच्छे हैं, आप ये अपने लोगों को बताओ ना, हिंदुओं को आप क्या करोगे? हमारे भगवान अच्छे, हमारे लिए अच्छे तो ये हम अपने लोगों को बताते हैं, हिंदू धर्म को बताते हैं। हम किसी मुस्लिम समुदाय के पास जाते नहीं है कि तुम हनुमान चालीसा सुनो, तुम रामायण देखो। हमारे प्रभु, हमारे राम, हमारे आराध्य है, हमें भी अपना मानते हैं। कि अल्लाह अच्छा है, आप अपने लोगों को बताते ना कि अल्लाह अच्छा है, तो इसमें हम क्यों सुनेंगे, हिंदू क्यों सुनेंगे? लाउड स्पीकर में तो होगा, अगर वही हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजाएंगे तो क्या ये सुनेंगे? क्या वो मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। आज बुलडोजर चल रहा है, कहा जा रहा है आखिर जुल्म की घटना। जब भगवान का पूजा करने के लिए रोक लगाई जाती थी तब कोई भी पक्षी वाला तो करके नहीं बोला जाता था। जब सरस्वती पूजा स्कूल में नहीं करने दिया गया, 30% उस स्कूल में मुस्लिम छात्र छात्राएं थे, वहां के अध्यापक मूर्ति लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए रास्ते पर, तब तो कोई टीएमसी के कार्यकर्ता या आप जैसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ है लोग तो कभी नहीं आए। ऐसा क्यों हो रहा है? रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तब तक दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता था ताजिया निकालने के लिए। तब कहाँ थे आप लोग? तब आप लोग के छाती पर सांप नहीं लग रहा था। अगर नमाज बंद किया जा रहा था, अगर पूजा बंद किया जाए तो तकलीफ लोगों को है। क्यों भाई? जो नियम है राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उस नियम पे हर धर्म के लोग चलेंगे, सिर्फ हिंदू नहीं चलेंगे, मुसलमान भी चलेंगे, हिंदू भी चलेंगे, क्रिश्चियन सिख भी चलेंगे, ईसाई भी चलेंगे। जो नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा काम किया जाएगा। कौशल जी नियम लागू कराना किसकी जिम्मेवारी होगी? नियम लागू कराएगा कौन? भाई आपने 11 मई को निर्णय लिया, आपके पास अर्धसैनिक बल है, आप अर्धसैनिक बलों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे किसी की हिम्मत हो जा रही है कि वो थाने में आ रही है और भीड़ आ रही है और थाने में आग लगा दे रही है? अभी वहां पे भाई आपको इसलिए तो कौशल जी हमने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुनाया था। गृह मंत्री जी ने बोला था कि वहां पे चुनाव के बाद भी 2 महीने तक अर्धसैनिक बल रहेंगे वहां पे। तो क्या वहां से अर्धसैनिक बलों को आपने हटा लिया? अगर अर्धसैनिक बल है तो वो अर्धसैनिक बल थानों के अंदर क्यों नहीं है? थानों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं है? आपसे आप जब सुन लीजिए, अब आप सत्ता में हैं और आपको उपद्रवियों से कठोरता के साथ, चाहे वो हिंदू धर्म का उपद्रवी हो, मुस्लिम धर्म का उपद्रवी हो, उनके साथ आपको कठोरता से निपटना पड़ेगा। आप विफल हो रहे हैं, आपका जो प्रशासन है वो विफल हो रहा है निपटने में। अब आप सत्ता पक्ष में कितनी हत्याएं होती, कितना हत्या नहीं हुई क्या? पोस्ट पोल वाले आप लोगों को रहते हुए हो गया। आपको पता होना चाहिए कौशल जी, अगर प्रथम चरण और सेकंड चरण में चुनाव शांतिपूर्ण हो सकते थे तो ये आपकी सरकार की नाकामी रही, आप लोगों की नाकामी रही कि उसके बाद भी शांति की स्थिति रह सकती थी। जब चुनाव के दरमियान में शांति हो सकती है नहीं हो सकती थी। 11 मई को निर्णय लेती है और उस निर्णय जमीन को लागू नहीं कर पाती है। आप अपने पश्चिम बंगाल चल रहा है, पश्चिम बंगाल का जलवायु वहां पर चलेंगे उसके जाएंगे। पड़ेगा राज्य सरकार गाइडलाइन निकाल। अरे भाई आप कीजिए ना कार्रवाई। मैं कौन कह रहा है कि आप असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए कौशल जी, मैं तो कह रहा हूँ और सैनिक बल का जवान है आपके ऊपर, कार्रवाई कीजिए उन लोगों के ऊपर। लेकिन आप वहां पर सत्ता पक्ष में होकर भी
विपक्ष की राजनीति करेंगे, तो फिर ये तो नहीं चलेगा। ना तो आपकी केंद्र सरकार ने, ना तो हम लोगों ने, हमारी केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई की। तो मैं तो मांग कर करके थक गया हूँ कौशल। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता हुआ है, उसके ऊपर भी जो है कि यहाँ की हमारी सरकार जो है कि केवल चेतावनी देते हुए रही। और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में भी वही स्थितियां हैं। आप कीजिए हिंदू मुस्लिम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को पालन नहीं करा पा रहे हैं, सुनिए, पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी कौशल है? पांडे, राहुल लाल जो कह रहे हैं, कौशल पांडे सुनिए, राहुल लाल जो कह रहे हैं, राहुल लाल कह रहे हैं कि आपने कहा था कि वहां पर 2 महीने तक सिक्योरिटी फोर्सेस पैरा एसएफ रहेंगी। चलिए ठीक है, अगर आसनसोल में तोड़फोड़ हुई, उपद्रवी थाने में कैसे पहुंचे, पैरा एसएफ क्या कर रही थी? बंगाल के लोगों ने आपको वोट दिया, इस विश्वास पर दिया कि हम आपको वोट कर रहे हैं, चुनावों के बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमने वोट दिया है आपको, ऐसा ना हो कि टीएमसी के गूंज हमें ढूंढ कर मारे, हमें मारे पीटे, हमारे साथ हिंसा करें। कौशल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, तो कौशल जी, मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर थी, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। राहुल लाल जो कह रहे हैं वो बहुत वाजिब बात है। आपके पैरा एसएफ क्या कर रही है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करी? थाने में घुस के पथराव कैसे कोई कर सकता है भाई? देखिए, हमारी है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पे रुका गया। ये दंगा और भी बड़े स्तर पे बढ़ सकता था, लेकिन हम सरकार में होंगे, फोर्स यहाँ पे है जो कि कम हो गया है। मैं आपको बार-बार वही कह रहा हूँ कि 2021 का उठा कर 2021 में क्या हुआ था, थोड़ा सा देखिए। 2021 के मामले में आज के टाइम में एकदम 0% हुआ, 0% उसको बोला जाए कि कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से हम देखें तो 2021 में जो दंगा हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं का हत्या किया गया था, उसके उस चीज को लेंगे और आज लेंगे 2026 में, तो अब 0.0 होगा परसेंटेज। आज जहां पर दंगा लड़ाई फोर्स पहुंच रही है, कानून व्यवस्था में हम कानून व्यवस्था को लगातार पुलिस को वहां पर पहुंचा रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगा नहीं हो। बंगाल को शांत करेंगे, हमको बंगाल की जनता बंगाल को शांति बनाने के लिए लाई है, अशांत करने के लिए नहीं। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चला। देखिए, अब हमें कलकत्ता का एक घटना बता दीजिए जो कलकत्ता में घटा हो। नमाज पढ़ने के लिए लोग रास्ते पर उतरे, उन्हें समझाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, फोर्स के द्वारा, वो लोग रास्ते से हट गए, नमाज नहीं हुआ। मतलब 0.1 to कुछ परसेंटेज हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो रास्ते पर नमाज नहीं हुआ। उन्हें समझाने में थोड़ा सा समय लगा। कौशल जी, इस राज्य कौशल जी, 2021 में कितने अर्धसैनिक बलों का चुनावी प्रयोग हुआ था? 2021 में वहां पे मुश्किल से 200 कंपनियां अर्धसैनिक बल का प्रयोग हुआ था। इस बार अर्धसैनिक बल अभी वहां पे कितने हैं? वहां पे उतने हैं जितने कि 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव में जो 2.5-3 लाख अर्धसैनिक बलों का प्रयोग हुआ था, उतने अर्धसैनिक बल हैं। तो आप अर्धसैनिक बलों का कैसे उसका प्रबंधन करना, सुन लीजिए, अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर आपकी खुफिया एजेंसियां आपकी वहां पर अर्धसैनिक बलों की खुफिया एजेंसियां होती है, राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी होती है, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी। राहुल लाल, मेरा एक सवाल आपसे भी है। राहुल लाल, मुझे जो पश्चिम बंगाल का, ठीक है कौशल मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल लाल जी से मेरा एक सवाल है। राहुल लाल जी, कौशल, I'll come to you, कौशल, just hold on. राहुल जी, मेरा एक सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जब वोट किया तो उनके चेहरे पर एक विश्वास था कि अब हम वोट करने जा रहे हैं, वोट के बाद हमारे साथ हिंसा नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, हम सुरक्षित रहेंगे। चलिए, किसी हिंदू के साथ, किसी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ अब मारपीट की तो खबर कम से कम पिछले हफ्ते में नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस विश्वास पर आपने चुनाव कराया, पब्लिक ने घर से निकलकर आपके लिए वोट किया, तो आपकी जिम्मेदारी है। प्रबंधन को लेकर सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं कि आप प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। राहुल, देखिए अमित जी, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जो जनता ने जो इनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, एक कॉन्फिडेंस का माहौल, जनता जो कि बिल्कुल वहां पे घूम सके डंके के चोट पे, एक निर्भय वाला माहौल, वो माहौल ये नहीं दे पा रहा। इसका कारण है अमित जी कि जो कट्टरपंथी हैं उन्हें बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रहा है, बांग्लादेश के ऊपर इनकी कार्रवाई नहीं हुई है। वहां से सोचिए कि अगर शुभेंदु अधिकारी को वहां पे मारने का फरमान जारी होता है, वहां के कोई मौलवी ये हिम्मत करते हैं, अब सोच के देखिए कि कितना मनोबल बढ़ेगा कट्टरपंथी के जो वहां पे बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं। तो वैसे स्थिति में मैं अभी भी कहूंगा कि इनके लिए दोहरी जिम्मेवारी है, बांग्लादेश के ऊपर कठोर कार्रवाई इन्हें करनी पड़ेगी। वहां पे भी जो समझाने बुझाने और कूटनीतिक जो प्रक्रियाएं 2024 से चलते हुए देख रहे हैं, और अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार वहां के मोहम्मद यूनुस के समय में भी हुई, और वहां पे भी फर्जी तरीके से चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार भी कर रही है,
तो उनके ऊपर भारत सरकार की चुप्पी और उल्टे, मैं बार बार कहता रहा हूं आपके कार्यक्रम में कि कभी उनको डीजल दिए जा रहे हैं, कभी उनको पेट्रोल दिए जा रहे हैं, कभी उनको जो है कि भारत सरकार जो है उनको पावर सप्लाई कर रही है, पीडीआर सप्लाई, लेकिन आपको जिम्मेवारी वहां पर भी रखनी पड़ेगी। तो जो स्रोत है ना कट्टरवाद का, जो स्रोत है बांग्लादेश, उसके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल में भी जो इस प्रकार के कट्टरपंथी तत्व हैं, इनसे भी कठोरता से निपटने की जिम्मेवारी है। एक्सटर्नल फ्रंट पे केंद्र सरकार वो जिम्मेवारी पूरा नहीं कर पा रही, और इंटरनल फ्रंट पे नई नवेली सरकार जो पश्चिम बंगाल में चुन कर आई है, वो भी वो काम नहीं कर रही। इसलिए मैं दुखी हूं। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं, आप 2021 से तुलना कर रहे हैं। अरे 2021 में तो मात्र 200-250 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की थी। अभी सोचिए कि वहां पे उनकी संख्या 2500 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात है। अगर आप उनके सही ढंग से संवेदनशील स्थलों पर आप उनकी तैनाती रखेंगे, सही समय पर सही त्वरित तौर पर आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे, तभी तो आप निपट पाएंगे। नहीं तो फिर पुरानी सरकार और नई सरकार में अंतर क्या बचेगा? यह बहुत ही आवश्यक मामला है अमित जी, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जितनी गहराई के साथ इन्हें ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान ये नहीं दे रही है। अभी भी चुनाव जीतने के जश्न में ही व्यस्त है। ठीक है राहुल, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। कौशल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल, पता नहीं, मैं ये शायद राहुल जी आप भी ध्यान दीजिएगा मेरे सवाल पर, ये शायद ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। मुझे लगता है कश्मीर की तरह मैन टू मैन लॉकिंग की जरूरत पश्चिम बंगाल में है क्या? कश्मीर की तरह वहां पर सेना को डिप्लॉय करने की जरूरत आ गई है क्या? क्योंकि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेश हत्याएं करने के बाद, हिंसा करने के बाद ममता बनर्जी से कह रहा है कि देश के खिलाफ चले जाइए, पश्चिम बंगाल को अलग राष्ट्र घोषित कर दीजिए। क्या कश्मीर जैसी हालत पश्चिम बंगाल की होती जा रही है धीरे धीरे क्या, कौशल पांडे? देखिए, ये हालत होती जाती कब, जब अगर भाजपा 2026 की सरकार में नहीं आती। ममता बनर्जी का तो नारा ही था जय बंगला नारा है बांग्लादेश का। तो मुख्यमंत्री तो चाहते थे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना था, तो प्रधानमंत्री भारत की कभी बन नहीं पाती। तो ये चाह रही थी कि जो हिस्सा है उस हिस्सा को हम बांग्लादेश में जाकर के वहां पर प्रधानमंत्री बने। देखिए, जब बांग्लादेशियों के बुला करके बंगाल में उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये सीधा दृष्टि दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी का प्रेम एक समुदाय के साथ कितना रहता है। ये जो सड़कें जो नमाज दे रहे हैं, सीपीएम के टाइम में भी सड़कों पर इतनी नमाजें नहीं होती थी जितना ममता बनर्जी के सरकार ने नमाज पूरी कर सड़कों पर, इतना दंगा सीपीएम के सरकार में भी नहीं। ये उन लोगों का मनोबल को बढ़ाया। अच्छी बात है कि आपने अपने बयान में सीपीएम लेफ्ट वाले सरकार को आपने क्लीन चिट दे दी, आपने लेफ्ट सरकार को क्लीन चिट दी, ये बड़ी बात है। ठीक है कौशल पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के